प्लान वाला करके फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, एक वो दूसरा लड़का भी आता है उमर, वो नहीं पहुंचा अभी, तो पहले प्लान वाली चीज़ें कंप्लीट करेंगे, फिर अगर किसी में मसला होगा तो उसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे हमें पता है I-16 में कार, बिल्डिंग, हम इनको देख सकते हैं, हम इनको महसूस कर सकते हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, राइट। ये I-16 में आते हैं। अगर कोई एसेट, यानी कि अब होता क्या है, ये भी मेरे बिजनेस को फायदा देता है, इसने मेरे बिजनेस के ऑपरेशन चलाने हैं और मुझे बेनिफिट्स देने हैं। अगर कोई ऐसा एसेट हो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जैसा कि हम सब जानते हैं आई कैप की वेबसाइट, आई कैप की वेबसाइट का हमें सबको पता है कि ये एक वेबसाइट है, लेकिन हमें पता नहीं कहां पड़ी हुई है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, हम उसे महसूस नहीं कर सकते, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है तो हमें नजर आ रही है, एग्जिस्ट करती है तो हम उसे यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसा एसेट जिसने, मतलब कोई ऐसी चीज जिसने हमें फायदा देना है, जिसको हमने यूज करना है, जिसको हमने बिजनेस में यूज करना है, उसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। अब वो फिजिकल एग्जिस्ट कर सकती है तो वो 16 में, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो I-38 में है। ये हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, आइडेंटिफाइबल। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, देखें जब आई कैप ने अपनी वेबसाइट बनाई होगी, उसको रजिस्टर करवाया होगा लीगली तौर पे, यानी कि मैं ही उसका ऑनर हूं। जैसे मैं कार की बात करता हूं, मैं बिल्डिंग की बात करता हूं, कार मैं कस्टम डिपार्टमेंट से इसको अपने नाम पे करवा लेता हूं, एक लीगल प्रोसेस है, वो मेरे नाम पे आ गई। बिल्डिंग की बात करता हूं, मैं इसको इंतकाल करवा लेता हूं, ट्रांसफर करवा लेता हूं। इसी तरीके से जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसको लीगली मैं अपने नाम पे करवा लेता हूं, वो जो भी तरीका हो। इसका मतलब वो जिसकी है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी है। नुकसान तो नहीं होगा ना, नुकसान क्या होगा, फायदा कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। अभी आई कैप की वेबसाइट है, इसने क्या नुकसान देना है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये बाहर आके बंदों को मारना शुरू कर दे या बिजनेस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं है। वो तो एक्सपेंस है, नुकसान नहीं है, वो एक्सपेंस है, वो तो होंगे, क्योंकि ओवर द टाइम चीज इस्तेमाल होती रहती है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है और वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते रहते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आइडेंटिफाइबल, हम उसे यूज कर सकते हैं, हम उसे सेल कर सकते हैं, ये हमारे पास, यानी कि लीगली तौर पे मेरे पास है, ये मेरे कंट्रोल में, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कोई वेबसाइट है, हम उसे यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो मेरी है। ये 3 फीचर्स लाजमी याद रखने हैं, ये आगे पास पेपर्स में यूज आएंगे। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, यार अगर इसको ऐसे कर दें, अभी क्लियर नजर आ रहा है वीडियो में? गुड है, हैं? ठीक है। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आइडेंटिफाइबल, ये 3 चीजें मुझे पता होनी चाहिए। ये इसके, अच्छा मजे की बात ये है, जब हम फिजिकल एसेट में देखते हैं उसमें ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक अगर कार है वो मेरे कंट्रोल में, फिजिकली एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाइबल है कि ये चीज है, ये सेपरेट है, ये यूज हो सकती है, ये लीगली मेरी, ये सब कुछ मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं। ये 3 चीजें हमने याद रखनी है किसमें, इंटेंजिबल एसेट्स में, कि इनके 3 फीचर्स क्या हैं। आज इंशाल्लाह आप देखेंगे हम एक दिन में इंटेंजिबल एसेट्स खत्म करेंगे विद लॉजिक, विद कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह। I-16 में हमें याद है
I-16 में हमें रिकग्निशन का क्राइटेरिया याद होगा। व्हाट इज रिकग्निशन? ये दो क्राइटेरियाज थे, FEB फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट। पहले I-16 को रिकॉल करते हैं। वो कहते हैं अगर मैं कोई एसेट लेता हूं, लेट से मैंने कार परचेज की, पहले तो मुझे पता होना चाहिए मुझे कितने में पड़ी। मैंने उसको खरीदा, एक वो कॉस्ट है, उसके ऊपर कमीशन लगा, कस्टम ड्यूटी लगी, लीगल चार्जेस लगा, मैंने उसको ट्रांसफर करवाया, मैंने फलां कराया, जितनी तरह की कॉस्ट है मैं उसको जोड़ लेता हूं। याद होगा इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट जो करते थे 16 में, जिसमें हम परचेज कॉस्ट, आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, हम क्या करते थे, हम हर तरह की कॉस्ट को जोड़ रहे होते थे। इसका मतलब कॉस्ट मुझे पता है कि इस पे कितनी लगी है। दूसरा, अगर वो एसेट हमारी कंपनी को बेनिफिट्स देगा, नहीं R1 वो दूसरे रूम में शिफ्ट होगी, अगर वो एसेट हमारी कंपनी को बेनिफिट देगा। अब बेनिफिट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हम इस रूम की बात करते हैं, ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, AC लगे हुए हैं। अब ये सारे एसेट्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। मुझे पता है AC कितने में पड़ा, लेट से जी 90,000 में पड़ा। मुझे पता है जी कुर्सी कितने में पड़ी, लेट से 5,000 में पड़ी। पंखा कितने में पड़ा, ट्यूबलाइट कितने में पड़ी, ये कैमरा कितने में पड़ा, हर चीज की कॉस्ट मुझे पता है। अगर ये ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि ये मेरे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं, मेरे बिजनेस को कमा के दे रहे हैं, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, याद रखिएगा। कमा कर देना, अगर वो चीज मुझे कमाई करके दे रही है, मुझे से क्या मुराद, कंपनी को। ये दो जब चीजें होती हैं तो स्टैंडर्ड कहता है इसको रिकॉर्ड कर लो। 16 में हम करते थे एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, इसमें भी करेंगे एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। ये दो कंडीशंस होंगी तो आपका एसेट है। ये आपका 16 में है, ये आपका इंटेंजिबल में। अभी हम इन दो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। जी यहां पे कोई सवाल है? चलो, और ये मजे की बात है 100% सेम है जैसे I-16 में था, कॉस्ट को मेजर करना और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेना। कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स पे आते हैं यार। इनसे नंबर लेकिन इनको फौरन फिर अभी ऐड कर दो ताकि ये नोट्स को एक्सेस कर सकें। वो लिंक आपने देख लिया था, मुझे उसका एडमिन बना दें ताकि, हाँ वो क्या कहते हैं, अभी उस लिंक को ना डिस्क्रिप्शन में रख दें। अच्छा चलो, हाँ फिर मैं एक नंबर से मैंने ज्वाइन किया था तो एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। कुछ चीजों का हमें पता है, हमें वेबसाइट का पता है, ऐसे ही है, वेबसाइट का हमें पता है, हमें लाइसेंस का पता है, हमें फ्रेंचाइज का पता है। ये तीन कॉमनली नोन नेम्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। हमें वेबसाइट्स का आइडिया है, हमें लाइसेंसेस का आइडिया है, हमें फ्रेंचाइज का आइडिया। अब पहले इनको देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दी ICAP की वेबसाइट, लाइसेंस, मैंने बलूचिस्तान में सोना ढूंढना है, मिनरल्स ढूंढने हैं, मैं उसका लाइसेंस ले लेता हूं। फ्रेंचाइज, मैकडोनल्ड बार बैठा हुआ, उसकी यहां पे एक फ्रेंचाइज चल रही है, ये हमें पता है। अच्छा अब मजे की बात, अब हम देखते हैं बाकियों को। पेटेंट, कोका कोला का फार्मूला, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चला जाऊं, मैं कहूं जी ये मेरा फार्मूला है, इससे मैंने ये कोल्ड ड्रिंक बनानी है और इसको मैं ही यूज करूंगा, मैं उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेता हूं। यानी कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके जो फार्मूले होते हैं हम उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते हैं, इसको कहते हैं पेटेंट। ट्रेडमार्क, मैकडोनल्ड का एक ट्रेडमार्क है, KFC का है,
आई कैब का है, सीए का है, सब चीजों का है ना, ये ट्रेडमार्क होता है। जैसे अगर आपने देखा हो एसबीआई का, ये उसका एक ट्रेडमार्क, जो लोगो कह लें, लोगो समझ लें, ठीक है। कॉपीराइट, आतिफ आबदी की कोई बुक है, आबदी साहब की एक बुक है, उन्होंने उसको रजिस्टर करवाया हुआ है, अब कोई पाकिस्तान में उसे सारा वही कंटेंट प्रिंट करवा के पब्लिश नहीं करवा सकता। क्या रह गया पीछे? गुडविल। मैंने बिजनेस 70 साल मैंने बिजनेस चलाया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ठीक है, अब 70 साल में उस बिजनेस की वर्थ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर कोई उठ के कहे जी मैंने मैकडॉनल्ड्स को खरीदना है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, उस नाम के पैसे, वो नाम कैसे बना है, उसने पता नहीं कितने साल मेहनत की है, कमाया है, लोगों को सर्विस दी है, अब जाके वो नाम बना। यानी कि एक होगा, मिसाल के तौर पर ये कमरा है, ये मैकडॉनल्ड्स है, ये जो चेयर्स हैं ये हर कंट्री में एक एक ब्रांच है। पहले तो कि इस पूरे मैकडॉनल्ड की जो कॉस्ट है, जो उसके एसेट्स हैं, जो उसके लोग हैं, जो उसके इन्वेस्टमेंट एसेट लाइबिलिटीज हैं, पहले तो वो पैसे हैं। दूसरा, इस सारे कंट्रीज में जो उसका नाम है, जो उसने कमाया है, दैट इज गुडविल। अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। ये हमारे पास एसेट्स हैं, ये आगे उनकी कुछ कुछ एग्जांपल्स और डिटेल्स हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने गुडविल की बात की, परचेज अगर मैं करूंगा, जैसे हमें पता है कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड आज उठ के ये कहे कि जी मेरी जी 700 करोड़ डॉलर की गुडविल है, मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं, नहीं, खुद इंटरनली जनरेट करके आप गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसने एक्सपेंस होना। यानी कि गुडविल की अगर बात करें, अगर मैंने परचेज की है किसी कंपनी की गुडविल, तो यस मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। यार मैं बैठे बिठाए अपना एक एसेट, देखो होता क्या होता क्या, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने जाके देखना है, आपका नाम क्या था? अली। अली की कंपनी में मैंने जाके देखना है कि मैंने करनी इन्वेस्टमेंट, एसेट्स आ रहे हैं 100 मिलियन के, लाइबिलिटीज आ रही हैं 80 मिलियन की, इसका मतलब नेट करके अली की कंपनी की वर्थ है 20 मिलियन। अब बैठे बिठाए मैं अपनी गुडविल रिकॉर्ड कर देता हूं 50 मिलियन की, अब नेटवर्थ कितनी होगी? 70 मिलियन। धोखा, पता नहीं 50 मिलियन उसकी गुडविल है या नहीं। तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे, डिसेप्टिव हो जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप अपनी गुडविल खुद बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब वो बिकेगी उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू को पता लगेगा, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सुना हुआ है कुछ के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं विंडो 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब एक कॉमनली नोन सॉफ्टवेयर है। दूसरा, जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है। हम MS ऑफिस वगैरह यूज करते हैं, वो भी ऑफिस है। हम डिफरेंट वेबसाइट्स यूज करते हैं, चलें सॉफ्टवेयर पे ही रहते हैं बस। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लें कि ये है क्या। देखें, एक है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? वो मशीन, मशीन से क्या मुराद? मेरे पास एक लैपटॉप है, वो हार्डवेयर है, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, वो i16 है, लेकिन अगर उसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालता तो ये किसी काम का नहीं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये हार्डवेयर नहीं मिलता तो ये किसी काम का नहीं है। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर आपस में लाजिम हो मलजूम है। लाजिम है मलजूम से ये मुराद, ये उसकी बेस पे काम करेगा, वो इसकी बेस पे काम करेगा, दोनों एक साथ होंगे तो सिस्टम चलेगा। तो ये दोनों एक साथ i16 में जाते हैं, ये याद रखना है। सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का सुन के उसको i30, वैसे i38 में होना चाहिए, लेकिन मजबूरी के तहत ये कहां पे चला जाएगा? 16 में। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर है, वैसे उधर ही होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, इसलिए उसको i38 में ट्रीट करते हैं। नहीं भाई, ये 16 में जाएगा। अब मेरा लैपटॉप चल गया, अब इसके अंदर मैं MS ऑफिस
करता हूं, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। अब वो इन पे डिपेंडेंट नहीं, वो चलेगा उसके अंदर, वो जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई। अब उसके अंदर मैं गेमें करूं, मैं सॉफ्टवेयर करूं, मैं ऑफिस करूं, जो मर्जी करूं। अब उसके अंदर अगर मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर लेता हूं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है आप देखें, आप गए होंगे जी खाड़ी की शॉप पे, खाड़ी को प्रमोट कर देते हैं, खाड़ी की शॉप पे गए, आप गए, आपने देखा जी रश ही रश लगा हुआ है, अन्य रश है, आपने एक बड़ी खूबसूरत सी शर्ट सिलेक्ट कर ली, शर्ट लेकर आते हैं आप काउंटर पे, काउंटर वाला ऐसे उसका वो जो क्लिप सा निकालेगा, स्कैन करेगा, टू 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 होगी, टू 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 होती है ना, अच्छा, और ऐसे ठक 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 करके ऐसे मारेगा, कहेगा जी 3,000 रुपया दे दें। अब इसको पहले नॉर्मली देखें, अगर अगर मैं किसी से कोई चीज जाके वो करता, परचेज करता, वो मुझसे 3,000 लेता, क्या एंट्री करता, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या बिजनेस ये एंट्री करता, सेल की एंट्री करता ना, आपने 3,000 की शर्ट ली है, इसने क्या किया है, इसने स्कैन किया है, 3,000 ले लिए। इस सॉफ्टवेयर ने बैक एंड पे यही काम किया है। तो जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इवन आप जब आई कैब की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना एडमिशन पंच करते हैं, सारी डिटेल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, वो एक रेवेन्यू बना देता है, वो आपकी जब पेमेंट हो जाती है, आपने तो सिंपल एक एडमिशन भेजा, लेकिन उसके पीछे जो अकाउंटिंग है वो हो रही होती है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ी चीज है आज के दौर में। इसकी जो मशहूर एग्जांपल्स हैं आप लोगों ने सुना होगा, सैप, ओरेकल, अच्छा, MS डायनामिक्स, अब ज्यादा मशहूर जमाना पीच ट्री, क्विक बुक्स, इस तरह के ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया कि उनकी नेचर वही है, बट जरूरत है कहीं और इसकी रूह चाहिए, इस रूह को इसका जिस्म चाहिए, ये दोनों एक साथ होंगे तो जिंदा हैं, वरना जिंदा नहीं हो तुम, ठीक है। ये इस वजह से अब जिस्म और रूह से याद रहेगा, रूह अलग फारिग, जिस्म अलग फारिग, ए दोनों इकट्ठे मिलणगे तो फिर गल बनेगी। क्या ख्याल है जी? ऐसे एनुअल अपग्रेड्स, अगर मेरे पास गाड़ी भी होती, मैं उसकी जाके ट्यूनिंग करवाता, ऑयल शेल करवाता, जरा टाकी शाकी मरवाता, खर्चा होता, इसकी भी अपग्रेड खर्चा ही है। कोई लशपश अगर सॉफ्टवेयर की करनी है तो वो एक्सपेंसिव होगा। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये याद रखना है, ऑपरेटिंग ये और अपग्रेड, ये तीनों चीजें याद रखनी है। वो 16 है, ये 38 है, ये एक्सपेंस है, राइट। अच्छा जी, कस्टमर लिस्ट, यार ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी साइंस समझते हैं। देखें, मैं कहता हूं कि मेरी एक कंपनी है जो पैंट्स बनाती है, जीन्स की पैंट्स बनाती है, और उसको यूरोप में हम एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। यूरोप में मेरे 300 क्लाइंट्स हैं, 300 कस्टमर्स हैं, 300 कंपनीज मेरे कस्टमर हैं। मैं फैसलाबाद की कंपनी हूं, मैंने पैंट्स बना के यूरोप की कंपनीज को बेचनी। अगर उन कंपनीज की जो लिस्ट है वो किसी और कंपनी के हाथ लग जाए, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, इनकी टेंशन ना लें। अगर वो 300 कस्टमर मुझे मिल जाएं या किसी और कंपनी को मिल जाएं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। एक वो रेलेवेंट कस्टमर आ गए जिन्होंने वो चीजें खरीदनी है। प्रॉब्लम ये है, अच्छा, रिकग्निशन का क्राइटेरिया लगाते क्या था? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट, ये दो क्राइटेरिया थे। कॉस्ट तो मुझे पता लगी, मैंने उसको जिस तरीके से खरीदा है, निकलवाया है, पैसे दिए हैं, ये तो ओके। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे या नहीं, अब श्योरिटी नहीं है कि हर कस्टमर मुझसे चीज खरीदे। इसका मतलब
ये सर्टेन नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सपेंस आउट करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डिबेट है बुक्स में। एट द एंड आप रिजल्ट याद रखें, इसने कैपिटलाइज नहीं होना, इसने एक्सपेंस आउट होना। परचेज अगर हम करें वो भी यार परचेज तो हमने किया। देखो एक एसेट को, इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए दो क्राइटेरिया का पूरा होना जरूरी है। एक है कॉस्ट, वो हमारी कॉस्ट लगी, हमें पता है कितने पैसे लगे, हमारा कितना खर्चा हुआ है। दूसरा, क्या वो हमें बेनिफिट्स दे रहा है, क्या वो बेनिफिट देगा, क्या वो कमाई करके देगा। हो सकता है कोई भी कस्टमर हमसे ना खरीदे, तो हम सर्टेन नहीं है, कमाई को लेकर हम सर्टेन नहीं है, इसीलिए इसकी सारी कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। डन हो गया? हाँ जी, कुछ समझ आ रही है? लाइट गई? नहीं गई? बस यार देख ले फिर। इनिशियल मेजरमेंट, I16 की इनिशियल मेजरमेंट याद है? ऐसे कुछ था 16 में, परचेज कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। जब हम 16 की बात करते थे तो वो कहता था कितने में खरीदा, उसमें कोई डिस्काउंट है तो वो लेस कर दें, इंपोर्ट ड्यूटीज है तो ऐड कर दें, नॉन रिफंडेबल कम कर दें, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऐड कर दें। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग यहाँ पे नहीं लगेगी, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब इसको कहाँ पे जाके सेट करेंगे। लेकिन मैकेनिज्म, तरीकाकार ये सेम है। यहां पे एक नई चीज है, रिसर्च, इसको देखते हैं। रिसर्च, जैसे अभी मैंने कहा कि आई कैप की वेबसाइट, मैं एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करता हूं, मैं 10 आइडियाज पे काम करना शुरू करता हूं। जो 10 आइडियाज हैं उस पर मैं देखूंगा यार फलाने सॉफ्टवेयर ने क्या किया, फलाने सॉफ्टवेयर ने क्या किया, उनकी कंपनी से जाके मिला, उनके डेवलपर से जाके मिला, मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मैं लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ, मैं डेवलपर्स को बुला रहा हूँ, मैं हवा में कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 10 तरह के शुरू किए प्रोजेक्ट्स। इसमें से अब किसी पे भी मुझे श्योरिटी नहीं है कि कौन सा मैच्योर होके एसेट बन जाएगा, राइट? लेट्स से मैं कहता हूं 1 साल गुजर गया, मुझे लगा सिर्फ जो 5 नंबर है ये आगे जाके बन सकता है, बाकी अंडरस्टूड सी बात है ये सारी कॉस्ट एक्सपेंस होगी। मजे की बात है ये भी एक्सपेंस होगा जब तक उसकी स्टेज कन्वर्ट नहीं होती कि एसेट बन जाएगा, उस वक्त तक की जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस ही होगी। यानी कि मैं मल्टीपल एक्सपीरियंस करता रहता हूं, मैंने ये बनाना है, मैंने ये बनाना है, मैं हिट एंड ट्रायल पे चलता रहता हूं, मैं रिसर्च करता रहता हूं, मैं अपनी एक्टिविटी करता रहता हूं, जब तक ये पता नहीं लग जाता कि भाई ये एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वक्त तक की, यानी कि जब ये 5 एसेट बन जाएगा तब भी इस टाइम तक की सारी कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। इसको कहते हैं रिसर्च स्टेज। जब यहां पे आई डेवलप, यहां पे आ गया, ये क्या हो गया? डेवलपमेंट स्टेज। अच्छा, डेवलपमेंट स्टेज में भी अगर क्राइटेरिया है कुछ वो पूरा ना हो, ये क्राइटेरिया है जी डेवलपमेंट का, पाई रेट, मुझे कमाई करके देगा, मेरी इंटेंशंस है, मेरी नीयत है कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा, मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास एबिलिटी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है, मेरे पास खर्चा भी है। ये डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है जिसका नाम है पाई रेट। सबसे एक एक वर्ड बन रहा है। शायर कहता है कि डेवलपमेंट में भी अगर किसी एक्टिविटी का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो वो भी एक्सपेंस होगी। यानी कि डेवलपमेंट में आपने जाके ये नहीं सोचना कि ये सब अब एसेट में ऐड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली एसेट में ऐड होगा, लेकिन कोई कोई एक्सपेंस ऐसा हो सकता है
जो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा तो हम इसको एक्सपेंस आउट करेंगे। ये घड़ी ठीक है ना? बिल्कुल है, वो घड़ी ठीक है, ओके। इसको हम क्या करेंगे? ठीक है, एक्सपेंस आउट करेंगे। रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई कंफ्यूजन? सर अगर डेवलपमेंट फेज पे हम आ गए और कुछ क्राइटेरिया मीट हो रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ बाकी भी मीट हो रहे हैं, कब तक हम एक्सपेंस करेंगे और कब? भाई मेरा एक एक्सपेंस हुआ, मैंने उस वक्त देखना है कि इस पे क्राइटेरिया मीट हो रहा है। मैंने लेट से डेवलपमेंट में 5 दफा 2-2 लाख लगाया, हर 2 लाख लगाने पे मैंने क्राइटेरिया देखना है। अगर वो क्राइटेरिया मीट करता है तो एसेट में ऐड होगा, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो एसेट में ऐड नहीं होगा। सारे देखने पड़े, मतलब 6 के 6 6 के 6, 6 के 6, 6 के 6 जी, ठीक है। एंट्रीज देखते हैं। अगर जैसे मैंने कहा क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो यहां पे भी एक्सपेंस होगा। इन प्रोसेस है या मीट हो रहा है तो ये डेवलपमेंट एसेट है। कौन सा एसेट है? डेवलपमेंट स्टेज का एसेट। जिस दिन ये कंप्लीट हुआ डेवलपमेंट से निकालें, इंटेंजिबल में फेंक दें। डन हो गया। ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते थे, वर्क इन प्रोसेस होता था, जब तक ये फाइनल नहीं होती थी हम इसको डेप्रिशिएट नहीं करते थे। और फाइनल से क्या मुराद? अवेलेबल फॉर। ये भी जिस दिन तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता ये डेवलपमेंट एसेट में रहेगा। जिस दिन ये अवेलेबल फॉर यूज हुआ ये WIP से निकल के एसेट बन जाएगा। और जिस दिन एसेट बनेगा, जैसे वहां पे डेप्रिसिएशन है, यहां पे अमोर्टाइजेशन है, मतलब सेम लाइक डेप्रिसिएशन। जी, एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन? गवर्नमेंट ग्रांट, अगर आपको IS-20 याद हो, मुझे ग्रांट मिली, मैं क्या करता था? अपना एसेट डेबिट और नहीं, ग्रांट इनकम डायरेक्ट भी था, डेफर्ड रेवेन्यू भी था। ज्यादा अच्छा होता है डेफर्ड रेवेन्यू करना, आप एक साथ सबको इनकम ना बना लें। आप उसको इनकम बना लें, जितने साल एसेट की लाइफ है उसको कर दें, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं। यस, मतलब यस, IS-20 का ट्रीटमेंट है ना, डेफर्ड रेवेन्यू भी ट्रीटमेंट है, डायरेक्ट इनकम बनाना भी ट्रीटमेंट है, एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करना भी ट्रीटमेंट है। तो अगर आपके पास जो ग्रांट मिली है वो बहुत ही थोड़ी सी है, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड कर लें। 2 लाख मिली, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है। ये IS-20 में था कि मुझे ग्रांट मिली, मैं क्या करूंगा? मैं उसको रिसीव करने के बाद, मैं लेट से एक काम करते हैं, मेरा बैंक लगा है 50,000, मुझे ग्रांट मिली है 10,000, मेरा एसेट कितने से डेबिट होगा? सिंपल। अब इसको मैं ओवर द टाइम इनकम बनाता रहूंगा, या अगर मैंने इसको इनकम भी बनाना होता तो मैं इनकम बना देता। दूसरा मैं ये भी कर सकता हूं, इसकी कॉस्ट में से डिडक्ट कर सकता हूं, जैसे IS-20 में होता है। क्या ख्याल है? डायरेक्टली हम ये 40 पे रिकॉर्ड कर सकते थे। हाँ जी, नहीं, अगर वो कहता कि IS-20 के हिसाब से इसको डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट करें, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट करें, याद है जो आपको ग्रांट मिली एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करना, तो कहने का मतलब है यहां पे IS-20 पूरे के पूरा अप्लाई हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्या कहते हैं? या नॉमिनल अमाउंट से क्या होगा सर? पहले वो तो समझ लें, क्या कहते हैं? IS-20 में था कि आप अगर खर्चा हो गया तो इनकम बना लें, वो रिलेटेड टू इनकम था। इसका मतलब वो तो हमारा सिनेरियो ये है नहीं, ये रिलेटेड टू एसेट है। रिलेटेड टू एसेट में 2 तरह के ट्रीटमेंट थे बस, एक डेफर्ड रेवेन्यू के तौर पे कर लें, दूसरा डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट कर लें।
याद आ गया? तो ये सिनेरियो तो हो गया वो फेयर वैल्यू के ऊपर। अब उसकी अगर नॉमिनल वैल्यू हो, वो कहते हैं यार नॉमिनल वैल्यू उसको सिर्फ वैसे शो कर देना, डिस्कस ही ना करें। नहीं उसका नोट तो देना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं ना, बताना तो पड़ेगा ना मुझे थोड़ी सी ग्रांट इस तरीके से मिली, हो सकता है कि उसने कोई असिस्टेंट दिया हो सकता है उसने कोई एक्सपर्ट दिया हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू बड़ी ही मामूली सी बनती है, तो उसको इस तरीके से लेकर चलने की जरूरत नहीं है। मेन हमारा वो वाला सिनेरियो। एक्सचेंज ऑफ एसेट 16 में याद है 100% वही है, 100% वही है। एक्सचेंज ऑफ एसेट जी 100% वही है। मैं यहां पे कुछ चीजें बताता हूं। जब हम बात करते हैं एक्सचेंज की, भाई इसमें डिस्पोजल कंप्लीट है। डिस्पोजल कंप्लीट क्या है? जैसे जब मैं एसेट बेचता हूं वो डिस्पोजल है, जब मेरा एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है वो डिस्पोजल है, जब मैं अपना एसेट दे के नया लेता हूं, जो मैंने एसेट दिया है वो भी डिस्पोजल। इसका मतलब डिस्पोजल कंप्लीट होगा। ये एक प्लस चीज है, प्लस, यानी कि डिस्पोजल तो है ही है। मेरा एसेट चला गया मेरी बुक्स में से, डिस्पोजल तो मैंने करना ही करना है, लेकिन प्लस मैंने ये भी करना है जो नया एसेट आ रहा है वो कितने पे रिकॉर्ड होगा। I-16 में भी यही आपने याद रखना है कि मेरा एसेट जो चला गया वो तो चला गया, वो तो डिस्पोज हो गया, बट मेरा जो नया एसेट आया वो कितने पे रिकॉर्ड होगा ये मैटर करता है। तो अगर जो एसेट आ रहा है सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू हो तो उस पर हम नया एसेट रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा चीज है। ये डिस्पोजल तो आपने करना ही करना है, एक एक्स्ट्रा चीज है जो नया एसेट आने वाला है उसको किसी पे रिकॉर्ड करना है। वो कहता है दो एसेट है, एक जा रहा है एक आ रहा है, इन दोनों में से अगर सिर्फ आने वाले की फेयर वैल्यू अवेलेबल हो तो उस पर, अगर जाने वाले की फेयर वैल्यू तो वो प्लस आपने जो कैश दिया। अगर ये दोनों नहीं है तो आप कैरिंग अमाउंट पकड़ेंगे प्लस जो कैश दिया, तो नए एसेट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी क्लियर है? अब यहां पे चीजें रखनी है याद। चलें पहले हम बनाते हैं एक समरी। समरी बनाते हैं जी। I-38 में सबसे पहला चीज रिकग्निशन का क्राइटेरिया सेम है जैसे I-16 में था, यानी कि कॉस्ट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ऐसे ही है। फिर हम आते हैं इनिशियल मेजरमेंट पे। जो परचेज वाला है सेम है ए, एक्सचेंज वाला भी सेम है सी, तीसरा कौन सा था? वो तो है ही, इसके अलावा था कोई? परचेज, एक्सचेंज, ग्रांट। I-20 वाला ये रिलेटेड टू एसेट है, डन। फिर है रिसर्च डेवलपमेंट, एक्सपेंस कैपिटलाइज, राइट। नॉट मीटिंग को हम क्या करेंगे? एक्सपेंस। अच्छा, जब एसेट बन जाएगा डेवलपमेंट एसेट टू इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा।
यानी कि अवेलेबल फॉर यूज जब हो जाएगा, ये चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद डिस्पोजल सेम है जैसे I16 में था, राइट। सेम वाली चीजें डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि आइडिया बिल्ड करना आसान हो जाए। हाँ रिलेट कर। हाँ जी, हंड्रेड परसेंट सेम। आपकी बुक्स में कितना जो एसेट है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी डेप्रिसिएशन क्या है, आप नेट बुक वैल्यू लेंगे, कितने पैसे मिले, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। जैसे डिस्पोजल होता था, यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे उसकी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन होती थी वो आ जाएगी, यहाँ पे कैश आ जाएगा, और बैलेंसिंग अमाउंट P&L के तौर पे आ जाएगी। दिस 100% सेम है। जो डिस्पोजल का टी अकाउंट बनता है ये 100% सेम है जैसे 16 में बनता था। ये इमेज आपको बहुत हेल्प आउट करेगा कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं सबसीक्वेंट मेजरमेंट पे। याद है कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, सबसीक्वेंट मेजरमेंट, कॉस्ट मॉडल सेम, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन मॉडल सेम। यहां पे प्लस कुछ बातों का ख्याल रखना है, तरीका क्या है, सेम है। अब रिवैल्यूएशन की जब बात करें, मेरे पास अगर कार है, आज मैं जाके कार की मार्केट में वैल्यू देख सकता हूं। मेरे पास मोटरसाइकिल है, आज मैं जाके मोटरसाइकिल की मार्केट में वैल्यू देख सकता हूं। मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास प्लॉट है, मेरे पास एसी है, मेरे पास जितने फिजिकल एसेट्स हैं सबकी मार्केट है। जो मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, हो सकता है वो किसी मार्केट में ना बिकता हो, इसका मतलब इसकी मार्केट का प्रॉब्लम है। रिवैल्यूएशन मैं उस वक्त अप्लाई करूंगा अगर इसकी मार्केट वैल्यू मुझे एक्टिव मार्केट से मिले। रिवैल्यूएशन में उस वक्त अगर देखें, वैसे आप मेरे पास आते कहते यार सॉफ्टवेयर ये ₹1,00,000 का दे दो, इसको मैं इग्नोर करूंगा। आप डिफरेंट पास पेपर में देखेंगे जी फलानी कंपनी ने ऑफर लगाई इतने का दे दो, फलाने थर्ड पार्टी ने कहा इतने का दे दो, वो इररेलेवेंट है, ये याद रखना है। वो क्या है जी, इररेलेवेंट है। अगर आपको एक्टिव मार्केट के अलावा कहीं से कोई ऑफर होती है, कोई कंपनी ऑफर करती है, कोई थर्ड पार्टी ऑफर करती है, कहीं से भी पता चलता है, हमारे लिए रिवैल्यूएशन के लिए रेलेवेंट क्या है, एक्टिव मार्केट से आना, जहां पे वो आइटम ट्रेड होता है, जहां पे लोग आके उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं, जहां पे उसकी प्राइस अवेलेबल है। अगर रिवैल्यूएशन एक्टिव मार्केट से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मैं कॉस्ट मॉडल पे शिफ्ट हो जाऊंगा। जब मेरे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मैं रिवैल्यूएशन नहीं कर सकता। जिस दिन फेयर वैल्यू आई, अच्छा वैसे पहले अगर तो मैंने कॉस्ट मॉडल रखा हुआ है, फिर तो मैंने फेयर वैल्यू मॉडल को देखना ही नहीं है। क्या ख्याल है? अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, फिर मैंने ऐसे घूमना है। फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट पे चला गया, फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी तो रिवैल्यूएशन पे आ गया। अगर मैंने मॉडल ही कॉस्ट रखा हुआ था, फिर तो मैंने रिवैल्यूएशन को नहीं देखना। अब रिवैल्यूएशन कब अप्लाई करना है? जब उसकी वैल्यू एक्टिव मार्केट से अवेलेबल हो। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है ये मैंने यहां पे एक्टिव मार्केट बता दी। इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म से क्या मुराद,
जो हम I16 में यूज करते थे एलिमिनेशन मॉडल, पहले डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करो, वो WDV पे आएगा, उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करो, फेयर वैल्यू जितनी ज्यादा वो सरप्लस है, फेयर वैल्यू जितनी कम है वो लॉस है, फिर सरप्लस आ जाता है, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, रिटेन अर्निंग में ले जाओ, अगर वो बिक जाता है तो सारा सरप्लस उठा के रिटेन अर्निंग में ले जाओ। ये 100% वही है। यानी कि रिवैल्यूएशन अप्लाई करने में जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो है उसकी फेयर वैल्यू का अवेलेबल होना एक्टिव मार्केट से। तो अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास है तो आई कैन से कि ये दोनों सेम है। अगर मेरे पास फेयर वैल्यूज इसके अवेलेबल हो तो मैं कह सकता हूं दोनों सेम है, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल एज पर IAS 38। हाँ जी, ये चीज आज समझ आई, ये पता थी आपको? सर ये क्लियर नहीं, आप क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपके पास फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल जैसे 16 में अप्लाई करते थे 100% सेम है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये अवेलेबल नहीं है आप इसको उठा के कॉस्ट मॉडल पे लाएंगे। अगर आप थे ही कॉस्ट मॉडल पे फिर तो रिवैल्यूएशन को सोचना ही नहीं है। सर चेंज कितना कर सकते हैं मॉडल के दरमियान, मतलब कॉस्ट से रिवैल्यू? यार जिस दिन फेयर वैल्यू अवेलेबल होना शुरू हो गई ना, जिस दिन, इसका मतलब उसकी अब मार्केट अवेलेबल हो गई है, अब वापस तो नहीं जाएंगे ना आप। जिस दिन फेयर वैल्यू अवेलेबल हुई इसका मतलब वो मार्केट में आ गया, अब वो रहेगा मार्केट में। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक कार मार्केट में आए बस 10 मिनट वास्ते आइए फिर कभी नहीं आनी, ऐसा तो नहीं होता ना जी। ठीक है, तो रिकग्निशन, मैं उधर उधर ही आ रहा हूं, रिकग्निशन सेम है। उधर 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 जो वो मैंने क्रक्स लिखा है, वो क्रक्स बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं कि लोग इसमें मिक्सअप कर जाते हैं कि यार है की ये। इनिशियल रिकग्निशन सेम है, कॉस्ट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। परचेज अगर मैं करता हूं वो सेम है, ग्रांट IAS 20 के साथ सेम है। रह क्या गया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका मैंने समझा दिया। डिस्पोजल सेम है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सेम है। रिवॉल्यूशन में एक्टिव मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने प्लस लिख दिया एक्टिव मार्केट। अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल हो तो ये सेम है। अच्छा, मजे की बात, अगला कॉन्सेप्ट एमोर्टाइजेशन। पहली बात है जैसे डेप्रिसिएशन है वैसे एमोर्टाइजेशन होती है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी तरीके से एमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड एमोर्टाइजेशन क्रेडिट। ये एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन ही है, वो फिजिकल एसेट के लिए नाम है, ये इंटेंजिबल एसेट के लिए नाम है। 100% सेम चीज है। पहले ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये हमें पता है जैसे ये अवेलेबल फॉर यूज हो, I16 का एसेट डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। ये भी जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो, जैसे भी मैंने आपको डेवलपमेंट का बताया कि अवेलेबल फॉर यूज हुआ, डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। अब इसको याद करने के लिए डेप्रिसिएशन भी रख लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने लिखते हुए वर्ड ये लिखना है। ओके, इसमें जो कहानी है वो याद रखनी है अमोर्टाइजेशन को लेकर। 3 पॉइंट्स, इसको मैं ले आता हूं ऊपर। ये मैं ले आता हूं यहां पे, अमोर्टाइजेशन। 3 बातें इसमें याद रखनी है। वहां पे यूजफुल लाइफ होती थी सीधी, यहां पे 2 लाइफ होंगी, लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ। 2 तरह की लाइफ है, लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ। देखें, जब हम बात करते थे 16 में, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी 10 साल चलेगी, राइट? यहां पे 10 साल का कॉन्सेप्ट तो है, यहां पे मैंने लीगली कितने टाइम के लिए वो लिया। जैसे मैंने कहा जी मैंने बलूचिस्तान में जाके सोना एक्सट्रैक्ट करना है, ढूंढना है, मुझे हुकूमत से 5 साल का लाइसेंस मिला, तो उस लाइसेंस की यूजफुल लाइफ नहीं है, उसकी लीगल लाइफ है। स्टैंडर्ड कहता है इन दोनों में से शॉर्ट टर्म पे आपने डेप्रिशिएट करना है।
यानी कि अमोर्टाइज करना है। इन दोनों में से शॉर्टर पे उस एसेट की यूजफुल लाइफ भी गिवन होगी, उसकी लीगल लाइफ भी गिवन होगी। जो इसमें शॉर्टर हो उस पर डेप्रिशिएट करना है, अमोर्टाइज करना है। लीगल लाइफ में एक चीज है, लेट्स से कि ये 5 साल है, मैं अगले 5 साल रिन्यू कर सकता हूं। अगर ये कॉस्ट गैर मामूली हो, मिसाल के तौर पे मैंने 10 लाख में लाइसेंस लिया, अगले 5 साल का, मुझे 10,000 दे के अगले 5 साल का फिर मिल जाएगा, तो ये मामूली सी अमाउंट है, मैं इसको कर दूंगा 5+5। लेकिन अगर रिन्यू करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मैंने पहले 10 लाख पे लिया, अब वो 6 लाख मांग रहा है, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है। तो कॉस्ट को देखना है, आपकी समझ में आती है या आपकी समझ में नहीं आती। यानी कि जो पहले आपने परचेज किया था वो कितनी कॉस्ट थी, अब रिन्यू कर रहे हैं तो क्या उतनी कॉस्ट है, उससे ज्यादा है, 50%, 60%, 70%, या बहुत ही थोड़ी सी है। अगर इनसिग्निफिकेंट होगी तो ओरिजिनल लीगल लाइफ में रिन्यूअल वाली लाइफ भी ऐड हो जाएगी। अब यस यस यस, तो मेरी लाइफ होगी ये, यहां यूजफुल लाइफ होगी 8 साल, लेट्स से। तो शॉर्टर कौन सा है, 8। दूसरे केस में उसकी कॉस्ट रिन्यू करवाने की सिग्निफिकेंट है, अब शॉर्टर कौन सा है, वो ऐड नहीं करूंगा, फिर नहीं ऐड करूंगा ना। अगर मेरी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा है, मैं जितना मैंने पहले खर्चा किया था उसके हिसाब से ही, लेट से मैंने 10 लाख लगाया था, 5 लाख है, 50% तो लग लिए। दूसरा 20,000 है, तो सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस का पता लग जाता है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। एक चीज तो ये कि अमोर्टाइजेशन किस में होनी है, शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। लीगल लाइफ में यह रिन्यूअल का भी याद रखना है कि ओरिजिनल लीगल लाइफ में रिन्यूअल ऐड करनी है या नहीं करनी, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा। सिग्निफिकेंट कॉस्ट है तो ऐड नहीं करनी, इनसिग्निफिकेंट है तो ऐड करनी है। अब फाइनल लाइफ को कंपेयर करना है यूजफुल लाइफ से, जो शॉर्टर हो उस पर हम अमोर्टाइज करेंगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट रेजिडुअल वैल्यू, सेम कॉन्सेप्ट, एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट से आपको इसकी रेजिडुअल वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यहां पे थर्ड पार्टी है, यहां पे थर्ड पार्टी नहीं थी। रेजिडुअल वैल्यू में वो कहता है कि अगर आपको एक्टिव मार्केट से रेजिडुअल वैल्यू मिलती है तो ओके, या कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट देती है कि मैं 10 साल के बाद इतने का एसेट खरीद लूंगा, वो भी ओके। तो रेजिडुअल वैल्यू इन 2 जगहों से ओके है, इसके अलावा आप इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। जैसे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ, तो ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये इन 2 जगहों से आएगी तो ओके है। रीवैल्यूएशन में फेयर वैल्यू के लिए सिर्फ एक्टिव मार्केट है। ये 2 बातें होगी ये। देन फिनिट लाइफ, इसको मैं कर देता हूं ए बी सी। लाइफ फिनिट होगी या इनडेफिनेट होगी। फिनिट क्या है, फिनिट है ये हमने जो डिस्कस किया। जब हम फिनिट की बात करेंगे उसके बाद ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर इनडेफिनेट है, नो अमोर्टाइजेशन। इनडेफिनेट से मुराद, मुझे हुकूमत ने लाइसेंस दे दिया है ताहयात, बात समझ आई, तो उसको हमने अमोर्टाइज नहीं करना। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, वो समझ लें, इनडेफिनेट फिनिट में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे मुझे 10 साल का लाइसेंस मिला, हर दफा विदाउट एनी कॉस्ट, जब 10 साल खत्म होंगे 10 साल रिन्यू हो जाएंगे। इसको 5 साल कर लेते हैं। मुझे 5 साल का लाइसेंस मिला, ताहयात लाइसेंस है, हर 5 साल खत्म होने के बाद जब अगला साल शुरू होगा ये रिन्यू हो जाएगा। 5 साल करते 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 ताहयात, इंडेफिनेट लाइफ होगी। लेट्स से कि ये 2001 से स्टार्ट हुआ, तो पहले 5 साल कैसे कब खत्म होंगे, यहां पे, फिर अगले कब शुरू होंगे, ऐसे। इसका मतलब 5-5 साल का साइकिल होगा।
अगर किसी साइकिल के दौरान आके हुकूमत पाबंदी लगा दे कि बस, लेट्स से यहां पे आके यहां पे वो कहती है जी खत्म, अब ये रिन्यू नहीं होगा, तो इस साइकिल पे मैं आके रुक जाऊंगा, इससे आगे तो मैं यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये साल, ये साल, ये साल, बस इसको मैं 4 साल यूज कर सकता हूं, होगी फिनिट। यस यस, इनडेफिनेट में अमोर्टाइजेशन नहीं है, एक साइकिल है जो रिपीट होता रहेगा ताहयात। लेकिन अगर कहीं पे आके उसको रोक दिया जाए तो जिस साइकिल पे आप खड़े हैं आपने देखना है वो साल और उससे आगे कितने साल आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी फिनिट लाइफ होगी, इस पे आपने अमोर्टाइजेशन करनी है। अमोर्टाइजेशन में ये 3 बातों का ख्याल रखना है। अगर अब मैं टोटल करूं 16 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एक्टिव मार्केट है, एक्टिव मार्केट थर्ड पार्टी है, लाइफ है और इनडेफिनेट टू फिनिट है। डन हो गया। अब हम आ जाते हैं, नोट बनाने सीखा हुआ 16 में, सेम इन I-16। जैसे I-16 में नोट बनाते थे, यहां पे भी वैसे ही बनेगा। मैंने एसेट को कॉस्ट पे रखा हुआ है, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, एडिशन, डिलीशन, रिवैल्यूएशन, उसकी डेप्रिसिएशन है, ब्रॉट डाउन फॉर द ईयर, डिस्पोजल की, रिवैल्यूएशन की और कैरिंग अमाउंट। अच्छा, फिर हम साथ लिखते हैं कौन सा मॉडल यूज हुआ, डेप्रिसिएशन का कौन सा मॉडल है, कितनी लाइफ है, रेट क्या है, वैल्यू किसने इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन की है, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कॉस्ट कितनी होती। ये 100% हमारा सेम है जैसे हमने I-16 में पढ़ा। कोई इतराज यहां पे? ठीक है। फिर हमारे पास आती है वेबसाइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वेबसाइट की कॉस्ट। SIC-32 इसका नाम है। ये दिस इज द क्रक्स ऑफ I-38 विद कंपैरिजन टू I-16। अगर कुल मिला के देखें 3 चीजें ये हैं, एक चीज ये है, एक चीज ये है, 5 चीजें प्लस अभी वेबसाइट कॉस्ट। बस अगर आप 6 पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं तो आपका इंटेंजिबल एसेट हाथ में है। वेबसाइट कॉस्ट, अभी हमने बात की थी इंटरनली जनरेटेड की, कि हम गुडविल इंटरनली जनरेट नहीं कर सकते। अगर हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, गुडविल तो नहीं है, वो एक अलग से एसेट है। ये ऐसे ही है जैसे आप घर में रह के बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपनी बिल्डिंग, कंपनी है आपकी, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो डेवलप कर रहे हैं, वो एसेट है। अगर ये क्राइटेरिया पूरा करता है तो ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है। वेबसाइट के 2 तरह के यूज होते हैं, इंटरनल एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं ICAP की वेबसाइट की, ICAP के लोग भी इसको एक्सेस करते हैं, एक्सटर्नल भी एक्सेस करते हैं, दोनों यूज हैं। पहले तो इंटरनल देख लें, ये सीधा सीधा एक्सपेंस आउट होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट तो इसकी पता है लेकिन ये कमाई करके नहीं दे रहा। जिसकी एक्सटर्नल एक्सेस होती है, अगर वो सेल परचेज कर रही है, हमें वो कमा के दे रही है। जब ICAP की वेबसाइट की हम बात करते हैं तो एडमिशंस करवा रही है ना वेबसाइट, इसका मतलब कमाई करके दे रही है कंपनी को, इंटेंजिबल एसेट है। अगर एक वेबसाइट जो एक्सटर्नली लोग एक्सेस करते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स से खाड़ी की वेबसाइट अगर वो प्रोडक्ट्स नहीं सेल करती, उसके ऊपर जितनी कॉस्ट लगी होगी वो एक्सपेंस आउट होगी। अगर वो वेबसाइट आपको कमा के दे रही है तो इंटेंजिबल है, कमा के नहीं दे रही, सिर्फ खर्चा लग रहा है तो एक्सपेंस आउट है। ये इतनी छोटी सी बात समझ आ जाएगी। ये मैंने बात अभी आपको समझाई है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ हार्डवेयर। ये हमारा 16 है, जैसे अभी हमने बात नहीं की थी, हार्डवेयर i16 और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो वो i16 है। देन इंटरनेट सर्विसेज, ये हमारे रोजमर्रा के एक्सपेंसेस हैं, ये हमारी एक मेन चीज है। इस मेन चीज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। हमारे पास सवाल क्या आएगा, ये आएगा, यानी कि उसने मल्टीपल एक्टिविटीज की लिस्ट दी होगी, वो पूछेगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं। आपने करना क्या है, इनको उठा के यहां पे देखना है ये किस एक्टिविटी में फॉल करते हैं। इसका मतलब हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड है, वेबसाइट बनाने से रिलेटेड। प्लान अगर मैं कर रहा हूं, अगर कोई चीज प्लानिंग है, रिसर्च एक्सपेंस आउट होगी। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एड्रेस हम टाइप करते हैं www.icap.org.pk, ये डोमेन नेम है। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छा, ग्राफिकल डिजाइन, आपको कितने पेज नजर आ रहे हैं, पेज पे क्या नजर आ रही है, पेज की सेटिंग क्या है। कंटेंट, लेट्स से खाड़ी की वेबसाइट पे शर्ट्स नजर आ रही हैं, फीमेल शर्ट्स नजर आ रही हैं, कोट नजर आ रहे हैं, ट्राउजर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 स्टेजेस डेवलपमेंट है। ये दोनों मिसलिनियस है, ऑपरेटिंग, अदर, एक्सपेंस आउट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, कि मैंने समझना है सिर्फ इन दरमियान की 3 स्टेजेस को, कि एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या मुराद है। मुझे अगर इन 3 का पता हो तो मैं SIC 32 ग्रिप कर सकता हूं। आसान पे आते हैं। कंटेंट डेवलपमेंट, क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। सिंपल सी बात नहीं लग रही। वेबसाइट पे क्या नजर आ रहा है, जैसे मैंने खाड़ी की वेबसाइट का कहा, वो क्या है जी, पहला सेक्शन है मेल, दूसरा सेक्शन है फीमेल, तीसरा सेक्शन है बच्चों का। फिर मेल के अंदर जाएंगे, मेल में क्या होगा, शर्ट्स होंगी, ट्राउजर्स होंगे, ऑफिशियल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन को कहेंगे कंटेंट। तो कंटेंट, उस पे इंफॉर्मेशन किस तरह की नजर आ रही है, अगर उस पे कोई कॉस्ट लगेगी तो ये डेवलपमेंट स्टेज है, कैपिटलाइज। डिजाइन, वो पेज आपको नजर कैसे आ रहे हैं, अपीयरेंस। एक वर्ड हो गया इंफॉर्मेशन, एक हो गया अपीयरेंस, वो पेज आपको नजर कैसे आ रहे हैं, हरा नजर आ रहा है, पीला नजर आ रहा है, इधर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, इधर मूव करता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह की चीजें होती है ना, ये अपीयरेंस। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेन, सॉफ्टवेयर, कोड, दैट्स इट। इसका मतलब है मैं अगर इन 5 चीजों को जहन में रखूं तो मुझे पता लगेगा इस स्टेज में, इस स्टेज में, इस स्टेज में, और ये स्टेज डेवलपमेंट स्टेज है जो कि एसेट का पार्ट बनती है। इससे ऊपर रिसर्च है, इससे नीचे ऑपरेशंस है, ये सब एक्सपेंस आउट होंगी। IS 38 खत्म हो गया, 100% IS 38 की डिस्कशन डन होगी। यहाँ पे अगर वो क्लियरली इमेजिन करें सर कि इंटरनली हम बना रहे हैं, बस खत्म, एक्सपेंस आउट। हाँ, तो फिर यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। नहीं देखें, वो एक पॉइंट थोड़ी देगा,
जब वो ऐसे से ही ऐसे SIC32 का सवाल पूछेगा तो वो 1 पॉइंट थोड़ी देगा, वो 5-7 पॉइंट देगा। तो वो इंटरनल एक्सेस वाला 1 पॉइंट होगा, वो इसमें से देगा, और ब्रेक करते हैं ना, वो इसमें से देगा, नहीं अभी नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके हिसाब से देखेंगे। तो वो किधर गया, मैंने क्या बताया कि इन 3 को समझ लें, ये सिर्फ कैपिटलाइज हैं, बाकी सब एक्सपेंस है, दैट्स इट। और 3 का मैंने बताया, कंटेंट डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल डिजाइन, अपीयरेंस, वो पेज नजर कैसे आ रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोड, डोमेन, सॉफ्टवेयर। अब इन 5 से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी, तो ये सारे डेवलपमेंट नेचर के, ये कैपिटलाइज हो जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी है। ऐसे जैसे मैंने एरो लगाया हुआ ना, अपीयरेंस यार ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट स्टेज है, इसलिए ये कैपिटलाइज होगी, ये आपका आंसर होगा। मतलब इस एक्टिविटी को आपने पहले इधर जोड़ना है, फिर बताना डेवलपमेंट स्टेज है और ये कैपिटलाइज होगा। डन हो गया। अब हमारी IS38 की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। अब जो ग्रुप बी में आएगा वो सबसे पहले 2 आसान पेपर उठाएगा, सील और ऑडिट। हैं नहीं करेगा 3 ना, FAR2 से पहले ऑडिट उठाना हैं नहीं, हाँ उठाएंगे, थ्योरी है, हो जाता है। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप FAR2 पढ़ें, रिकमेंडेड ये होता है कि हाँ FAR2 पढ़ना रिकमेंडेड है ऑडिट से पहले, लेकिन लोग उठा लेते हैं और उनका हो भी जाता है। मतलब मैं कहूँ कि यार तुसी करोगे तो होएगा, ऐसा नहीं है, हो जाता है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि R2 पढ़ा होना चाहिए आपको, हर टीचर यही रिकमेंड करेगा। हाँ जी, चले जी, हम एक वो देखने लगे हैं शाकार, जो हमने IS38 में पढ़ा, इंटेंजिबल एसेट। ये 100% FAR2 का एक बहुत बड़ा टॉपिक एक पेज पे। अगर आप देखें वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, रिकग्निशन, गुडविल, सॉफ्टवेयर, कस्टमर लिस्ट, इनिशियल मेजरमेंट, डेवलपमेंट, रिसर्च, ग्रांट, एक्सचेंज ऑफ एसेट, डी रिकग्निशन, सब्सीक्वेंट में रीवैल्यूएशन, अमोर्टाइजेशन, नोट। ये 100% आपका टॉपिक एक पेज पे है। SIC32 100% भी एक पेज पे है। हमारे पास FAR2 जो पूरा सिलेबस है वो 16 पेजेस के ऊपर अवेलेबल है, और 16 समरीज बनी हुई हैं। यानी कि अगर आपको विद लॉजिक ये 16 पेजेस आते हैं तो आपका FAR2 आपकी फिंगर टिप्स पे है। लाइक अभी जो आज हमने टॉपिक पढ़ा, ये सारी चीजें आपके सामने एक पेज पढ़ा हो तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए सिर्फ आपने एक पेज पढ़ना है और आपने प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट पूरा सेशन पढ़ता रहता है, स्टूडेंट क्या करता है जी, थोड़ी थोड़ी लेट से कि आज का टॉपिक हुआ, स्टूडेंट ने पढ़ा, पहले स्टूडेंट नोट करेगा, फिर स्टूडेंट एग्जाम्पल नोट करेगा, फिर स्टूडेंट वो नोट करेगा जो टीचर ने बोला है, फिर शाम में बैठ के, रात में बैठ के जब वो सारी चीजें कवर कर लेगा, फिर उसमें से जो अहम चीजें हैं वो उठा के एक साइड पे लिखेगा। मजे की बात, वो सारी अहम चीजें जो स्टूडेंट ने उठा के एक साइड पे लिखनी होती हैं वो मैंने इकट्ठी करके एक पेज पे दे दी। हाँ, तो स्टूडेंट की जो एफर्ट्स हैं, मेरे नजदीक मेरा जो सब्जेक्ट है R1 है, R2 है, उसमें आपकी एफर्ट क्या है, आप क्लास पढ़ें आके, उसके बाद जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस करें। जो आपने नोट करना है, जो टीचर ने बोला, जो एग्जाम्पल में था, जो नोट्स में था, जो बुक में है, जो स्टैंडर्ड में है, जो चीज़ आपने याद रखनी है, सब का सब मैंने नोट्स में डालने के बाद उसको उठा के समरी में डाल दिया। तो रहा क्या, आप आए सिर्फ क्लास पढ़ें, क्लास में जितनी एग्जाम्पल है क्लास के बाद सिर्फ वो अटेम्प्ट करें और उसके बाद डायरेक्ट पास पेपर करें, दैट्स इट, दिस इज द सीक्वेंस। अभी हमने पढ़ा है, आज 1-1.25 घंटे में उसी को अप्लाई करते हैं 2 पास्ट पेपर्स के ऊपर। आ जाएं जी, पास्ट पेपर खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने तो लीज 2 दिन में खत्म कर दिया, आप थे नहीं। यार ये आप एक टीचर से एक मैनेजेरियल डिसीजन पूछ रहे हैं। ऑटम 17, इस सवाल में वहां पे चीजें देखें कि जो अहम चीजें थी, इसमें मैं लिखने लगा हूं, यहां पे आपका यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ क्लियर होगा,
यहां पे आपका रिवैल्यूएशन क्लियर होगा। इसका मतलब इस जगह, इस सवाल में क्या अहम चीजें हैं? लाइफ और रिवैल्यूएशन, दो अहम तरीन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा, वो चीज, एक चीज मैं यहां पे लिखना भूल गया था, इंपेयरमेंट भी होती है, वो भी सेम है जैसे IAS 36 में होती है। जैसे वहां पे इंपेयरमेंट होती है, यहां पे भी ऐसे इंपेयरमेंट होती है। जो काफिला होता है ना टैक्स वाले भाई, काफिले में पहले बंदा अकेला चलता है, फिर एक एक करके आंदा है, ठीक है। अब ये मैं पता नहीं तुम्हें जवाब दे रहा हूं कि अपने आप को तसल्ली दे रहा हूं। नहीं, अभी फिजिकल में ये मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है भाई। ऑनलाइन में हम किंग हैं। ऑनलाइन, यहां पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोगों को पता तो होगा। नहीं ऑनलाइन का पता? यार ये जरा पास करें। नहीं रहने तो पास ना करो। जहां पे फारूक साहब हैं ऑनलाइन में, वहीं पे मैं हूं, वहां पे मैं वाइस प्रिंसिपल हूं, वहीं पे FAR 2 पढ़ाता हूं। अच्छा, इधर भी पढ़ाएंगे, इधर पढ़ाएंगे नहीं। सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत मैटर करती है। चलें जी, ने तो पुट्ठा कर देता। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमिन द अमाउंट्स दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइसेंसेज इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, पढ़ना शुरू करते हैं। 1 जुलाई के ऊपर SL एक्वायर्ड 4 लाइसेंस ABCD फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर। लीगली उसने खरीदा है, क्या लाइफ है? मैं सारे लाइसेंस लिख लूं, A B C D। यहां पे मैं वर्किंग 1 करता हूं, लाइफ की कैलकुलेशन। सबकी कितनी लाइफ है? लीगली सबको खरीदा 10 साल। ये है जी लीगल लाइफ। मुश्किल बात है। सबकी कॉस्ट क्या है? 200, 230, बताएं। 200, 200। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, यूजफुल लाइफ मिल गई। लिख लूं इधर, यूजफुल लाइफ बताओ कितने कितने? 12। इनडेफिनेट लाइफ 12। यार ये जो बाहर अगर कोई स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं ना, उनको अगर उन्होंने बैठना है तो आके बैठ जाए अंदर। अच्छा, ये दोनों कॉलम लिख लिए। एक्टिव मार्केट, फिर रिवैल्यूएशन कहां से लेनी थी? एक्टिव मार्केट किस किस की अवेलेबल है? बताएं कितनी कितनी? 170, 365। यहां पे है? नो। अगर नहीं है, अच्छा नीचे उसने कहा हुआ है कि उसने इसकी वैल्यू दी हुई है 130। मेरे लिए क्या है ये? देखिए, पढ़े जरा, लाइन पढ़े। नहीं, अब वो पढ़े ना, वैल्यू ऑफ लाइसेंस 130। नहीं, एक मिनट। रिन्यूअल वुड रिवैल्यूएशन मॉडल इंडिपेंडेंट वैल्यू हैज एस्टिमेटेड। उसने डी की वैल्यू दी है ना कि उसने इसकी फेयर वैल्यू बताई है कि इसकी इतनी वैल्यू है, लेकिन हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट रिवैल्यूएशन के लिए क्या है? एक्टिव मार्केट से उस वैल्यू का अवेलेबल होना। ओए हाँ, ठीक है जी। नीचे क्या है? रिन्यूअल कॉस्ट। देखें जरा, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट कौन सी है? 1 और 2 सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा है ना। इसका मतलब लीगल लाइफ मैंने फाइनल नहीं की थी। अच्छा, रिन्यूअल में है कितनी? रिन्यूअल वुड अलाउ अनदर 5 ईयर्स। क्या बी में ऐड होगा 5? ए में ऐड होगा? बी में ऐड होगा?
यहाँ पे ऐड होगा, यस सर, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंस इनसिग्निफिकेंस का पता लग गया। यस इन दोनों में से शॉर्टर कौन सी है? इनडेफिनेट लाइफ और 10 में से छोटी कौन सी? 15 और 6 में से, 12 और 15 में से। अब मैं एमोर्टाइज कर सकता हूं, करवाएं। पहले की कितनी बनेगी? 180 बच गई। दूसरे की कितनी बनेगी? अब इसको यूज करना है। 23 कितनी बच गई? 207, 6, 15, 12 कितना हो गया? 5। ये हो गया। क्या कहते हैं? कैरिंग वैल्यू आ गई। कंपेयर कर सकता हूं। रिवॉल्यूशन सरप्लस है कि लॉस है? यहां पे कैरिंग अमाउंट 180 है और फेयर वैल्यू 170 है। लॉस है कि सरप्लस? लॉस आ गया। हाँ जी, अब यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, कितनी? 93 के साथ सरप्लस आ गया। सरप्लस। यहाँ पे यहाँ पे भी लॉस है 10 का। और यहाँ पे यहाँ तो कॉस्ट यूज करें, कॉस्ट इस सवाल में लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ समझ आई? जी सर, पूरा कॉन्सेप्ट है। रिवॉल्यूशन का रिवैल्यूएशन का भी है। पूरा कॉन्सेप्ट है। अब बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा? ये जो है उसकी एक की फेयर वैल्यू जाएगी, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। सरप्लस भी जाएगा, ओसीआई। इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा? अमोर्टाइजेशन, रिवॉल्यूशन, लॉस। बस बन गए एक्सट्रैक्ट्स। डी का जो है वो बैलेंस शीट में कॉस्ट ही जाएगी। यस 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 65। हाँ जी, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई मुश्किल है? सर अगर वहाँ पे कंपनी का इंटेंशन अगर वो बता दे उसमें कि कंपनी रिन्यू करने का इंटेंशन है कंपनी की या नहीं है, वो नहीं नहीं, इसमें इंटेंशन का नहीं है। जी सर, इसमें है रिन्यूअल में सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंट। अमाउंट देख के लग रहा है ना ये बहुत ज्यादा है, ये ठीक है। इसमें इंटेंशन का कोई चक्कर नहीं है। इसमें आपका ये सिर्फ क्या मैटर करेगा? सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंट रिन्यू करने में। अब रिन्यू करने पे 5 साल ऐड हो सकती है, 2 में इनसिग्निफिकेंट थी, हमने ऐड कर दी। ये जो ए है सर फॉर एग्जांपल ये 200 हम अमोर्टाइज करेंगे 10 सालों तक, तो किया है ना 20। उसके बाद अगर कंपनी रिन्यू करे 65 भी रिन्यू करे, बाकी जो 5 साल है वो नहीं भाई, एमोर्टाइज करने से पहले लाइफ डिसाइड करनी है। अच्छा, पहले लाइफ डिसाइड किया ना, फिर एमोर्टाइज किया ना। हाँ वो तो 10 पे हाँ तो रिन्यूअल हो गई भाई। रिन्यूअल इसी में लाइफ में है ना। रिन्यूअल मेरा सवाल ये था सर कि अगर 10 साल के बाद वो फिर रिन्यू करे 65 भी वो रिन्यू करे 5 साल के लिए, 10 साल के बाद, जी 10 साल के बाद, तो उसके लिए रेलेवेंट जो तो उस साल उस टाइम पे वो नई लाइफ होगी। अच्छा अभी तो नहीं होगी ना। जी अभी तो 10 भी अभी 10 पे करेंगे। अभी जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना वो ये है ना, पहले लाइफ डिसाइड करेंगे, फिर एमोर्टाइज करेंगे, फिर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फिर रिवॉल्यूशन सरप्लस या लॉस आ जाएगा। हाँ जी, मुश्किल आसान है। इसमें लाइफ और रिवॉल्यूशन 100% टेस्ट हुआ है, ठीक है। चले जी, अब आपको दौरे हाजिर का एक सवाल दिखाते हैं। टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा लगता है आज का। ओह, ये तो बड़ा सारा सवाल है यार। आ गया, पेज पे आ गया। ये सवाल बड़ा मजे का है। इसमें पहले देखो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज होंगे। सबसे पहले तो SIC32 इसमें टेस्ट होगा। फिर इसमें इनिशियल मेजरमेंट
रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज होगा, इसमें इंडेफिनेट टू फिनिट यूज होगा। तो अगर आप देखें तो जो मोटे मोटे मैंने डिफरेंसेस बताए थे, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में टेस्ट हो जाएंगे? SIC 32 आ गया, इनिशियल मेजरमेंट आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया, लीगल लाइफ आ गई, इंडेफिनेट टू फिनिट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट बनाना है। क्या बनाना है जी? नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट। फॉर्मेट याद है? फॉर्मेट क्या है? IA 16 जैसे। हाँ बनाते हैं ना। हाँ इधर बनाए कि इधर बनाए बताओ? इधर बना लेते हैं जी, दूर नहीं जाते। नोट, मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। क्या है जी कंपनी का नाम? जिंक लिमिटेड। नोट ऑन और फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगा, रुपीज एंड 1000 या मिलियन, जो भी हो आपने ये लाजमी लिखना है। पहला मेरा हेड क्या होता है? कॉस्ट। दूसरा डेप्रिसिएशन, यहां पे अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। हाँ जी, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, कैरेट डाउन, ऐसे ही होता है। फिर एडिशन, और क्या होता है? यहां पे पहले फॉर द ईयर आएगी, फिर एडिशन डिलीशन की आएगी। हाँ जी, और क्या होता है यहां पे? रिवैल्यूएशन, फिर बस डन हो गया। अच्छा, और कम्युलेटिव ब्रॉड डाउन, कम्युलेटिव कैरेट डाउन। अभी हम मतलब के चीजें पढ़ते जाएंगे और इसमें जो कमी बेशी होगी वो हम क्या करते जाएंगे? पुट करते जाएंगे। जिंक लिमिटेड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू जिंक लिमिटेड। हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो पढ़ना शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2018 पे ZL बॉट, 1 जनवरी 2018 पे। नोट किस डेट का बनाना है जी? 31 दिसंबर 2018। ये लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2018। ये नोट पूरा करते जाएंगे साथ साथ। पहले आपने फॉर्मेट बना लेना, 31 दिसंबर 2018, 1 जनवरी 2018। इसका मतलब इसका पिछले साल से कोई बैलेंस नहीं आ रहा। बॉट एंड इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम BTech एट फेयर वैल्यू 90 मिलियन का। कितने का खरीदा है? 90 मिलियन का। द परचेज प्राइस वाज एनालाइज्ड एज फॉलोज। रिसर्च इतने की थी, डेवलपमेंट इतने की थी। जब आपने परचेज करना है, जब आपने परचेज करना है, उसके अंदर जो मर्जी हो आपके लिए वो एसेट है, पूरा का पूरा। यस। आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। आपने परचेज कर लिया है, आपके लिए वो एसेट है। तो मुझे बताएं, पहला हमारे पास एसेट आ गया कौन सा? पहला मेरे पास आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या इसका ब्रॉड डाउन था? इसी साल के शुरू में, जिस साल में खड़ा हूं, मैंने परचेज किया। कितने का परचेज किया भाई? वर्किंग शुरू कर देते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितने की कॉस्ट लगी है? 90 मिलियन। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एज फॉलोज। रिसर्च टू आइडेंटिफाई पॉसिबल मार्केट्स डेवलपमेंट। रिसर्च क्या होगा? एक्सपेंस होगा। डेवलपमेंट कितना है? नीचे लाइन पढ़ते हैं। रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज मेट। लो जी, 1 मार्च को क्राइटेरिया मीट हुआ है। मैंने जो खरीद लिया वो 90, वो तो हो गया। अब मैंने 48 लगाए हैं। 1 मार्च को क्राइटेरिया मीट हुआ है। ऑल कास्ट आर इनकर्ड इवन फ्रॉम 1 जनवरी से 31 अगस्त। इसका मतलब जो मैंने टाइम लिया इसको डेवलपमेंट का क्या था? 1
जनवरी 18 से 31 अगस्त 18, क्राइटेरिया कहीं यहां मीट हुआ है, क्या है? 1 मार्च, 1 मार्च को कॉस्ट कितनी लगी है? 48। उसके 1 मार्च के कहने का मतलब है कि ये जो 48 लगा है कितने महीनों का लगा है बताओ? 1 जनवरी से अगस्त कितने महीनों का लगा है? और क्राइटेरिया कितने टाइम का मीट हुआ है? जबरदस्त भाई। मैंने क्या कहा था उस स्टेज में भी, अभी डेवलपमेंट में क्या कहा था, उस स्टेज में भी जाके हो सकता है क्राइटेरिया मीट ना हो तो वो क्या होगा? एक्सपेंस। वो निकाल दिया, 2 महीने का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो गया, 36 आ गया। तो इस साल में मेरी एडिशन कितनी हुई है? 126। It is expected that newly developed technology will provide economic benefit for next 10 years. 31 दिसंबर 2018 पे रिसीव्ड एंड ऑफर 170 की फेयर वैल्यू भी आ गई। हाँ जी, क्या मैंने इसको सोचना है? ओके, इसका मतलब कोई रिवैल्यूएशन नहीं करनी। क्या ये मेरे पास 126 ही आ जाएगा कैरी डाउन? 10 साल का बेनिफिट है। कितने का बेनिफिट है? 10 साल का बेनिफिट है। तो 10 साल का बेनिफिट कैसे डेप्रिशिएट करूं? कंप्लीशन डेट है 31 अगस्त और मेरे पास टोटल कितना हो गया? 126 डिवाइडेड बाई 10, 4/12। इकतीस अगस्त ना, आगे 4 महीने पूरे हैं। कितनी है डेप्रिसिएशन? 4.2। क्या जब मैंने ये एसेट खरीदा उस वक्त ब्रॉड डाउन था? मैंने 1 जनवरी पे तो खरीदा। ब्रॉड डाउन क्या होता है? पिछले साल का कैरी डाउन। इस साल की कितनी है? बाकी कुछ नहीं है। ओपनिंग माइनस ओपनिंग, नहीं, ओपनिंग इधर भी 0 था, इधर भी 0 था। अच्छा, फिर क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग 121.8। पहली एडजस्टमेंट में कोई सवाल? पढ़ो जरा दोबारा। ऑल कॉस्ट इनकर्ड इवनली का मतलब होता है जितने महीने हैं, जितनी टोटल कॉस्ट है सब पे बराबर बराबर लगी है। इस लाइन का मतलब है ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली, कि जितना टाइम मैं बताने जा रहा हूं और जितनी कॉस्ट लगी है वो सब पे बराबर लगी है। 48 लगी 8 महीने की, हर महीने की 6 लगी है, इसका ये मतलब है। इसमें हमने रिसर्च का क्यों नहीं ऐड किया? 48 प्लस 10 रिसर्च तो एक्सपेंस होगा ना, एसेट तो नहीं है। यही तो सर कोई टाइम नहीं बताया कि यहाँ तक हमारा रिसर्च था। नहीं, उसने एक अमाउंट अलग बता देना, ये रिसर्च है ये डेवलपमेंट है, फिर हमें सोचने की जरूरत क्या है? उसने खुद ही बता दिया कि ये रिसर्च है, हमें पता है एक्सपेंस करना है, ये डेवलपमेंट हमें पता है ऐड करना है। इस डेवलपमेंट में उसने टाइम बताया कि 2 महीने क्राइटेरिया इसने मीट नहीं किया, बाकी 6 महीने क्राइटेरिया मीट किया। मैंने 6 महीने अलग कर लिए, 36 कर लिया, तो 126 हो गया। फिर 126 को अमोर्टाइज किया 4 महीनों पे, तो 4.2 आ गया। मेरा पहला एसेट कंप्लीट हो गया। तो आप यहां पे अगर देखें, परचेज में इसको इग्नोर करना है, ये रेलेवेंट है। डेवलपमेंट में अगर आगे खर्चा हो, रिसर्च हो, तो एक्सपेंस होता है। फिर डेवलपमेंट के अंदर मजीद अगर कोई क्राइटेरिया मीट ना करे तो वो भी एक्सपेंस आउट होता है। जैसे 48 में से 12 एक्सपेंस आउट हो गया। अच्छे मजे के कॉन्सेप्ट यहां पे रिवाइज हो गए। चलो जी आगे चलते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2018, अच्छा ये आखिरी डेट है। क्या है ये? वेबसाइट। दूसरा मेरा एसेट क्या है? इसका मतलब इधर भी ब्रॉड डाउन नहीं है, इधर भी ब्रॉड डाउन नहीं है। कह सकता हूं मैं तो खड़े साल के एंड पे हूं, इसका मतलब कैरी डाउन होगा कोई।
दोनों का ब्रॉड डाउन नहीं है। उसने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है फलाने फलाने काम के लिए, ओके, ये उसकी कॉस्ट है। SIC 32 याद है मैंने कहा था वो 3 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है। क्या फिजिबिलिटी स्टडी उन 3 एक्टिविटीज में आती है? वो रिसर्च में प्लानिंग रिसर्च में आती है। एक्सपेंस हो गया। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, भी रिसर्च में एक्सपेंस हो गया। एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर, I16 हो गया। I16 हो गया। ये क्या कहते हैं? एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर नहीं, सर्वर्स है ना, वेब सर्वर्स। वेब सर्वर क्या होता है पहले बताएं आपको। लेट से नेटफ्लिक्स पकड़ लेते हैं। नेटफ्लिक्स पे आप एक मूवी देख रहे हैं, वो मूवी आपको नजर आ रही है, जो आप मूवी देख रहे हैं वो मूवी कहां पे पड़ी हुई है? किसी कंप्यूटर पे पड़ी हो। पीछे किसी कंप्यूटर पे पड़ी है, वो सर्वर है और वो कंप्यूटर है, तो वो I16 है। अब ठीक है, क्या कहते हैं कि नहीं? मतलब यही एज्यूम करते हैं, अभी देखते हैं आगे। अच्छा ये आगे भी है यार, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ये अभी मैंने समझो 2 पढ़ी हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, हाँ जी, वेबसाइट का एड्रेस। एक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो मैं यहां पे बनाता हूं वेबसाइट। पहली कॉस्ट आ गई 2। दूसरी लाइन पर स्ट्रेस टेस्टिंग टू एंश्योर वेबसाइट ऑपरेट्स इन इंटेंडेड मैनर 3। जब आप कहीं से बाहर से प्लांट लेकर आते हैं उसकी टेस्टिंग तो करते हैं ना, तो ये अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए जरूरी काम है या नहीं है? तो क्या करूंगा मैं, कहां पे लिखूंगा? कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा? सोचो 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 सोचो। टेस्टिंग जरूरी होती है। टेस्टिंग जरूरी होती है तो ये किस स्टेज में आएगी? यस, ठीक है। इसका मतलब ये भी जरूरी है कि ये होगा तो काम बनेगा। ये हमने डिस्कस कर लिया। ये I16 में डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग 11 है, एडवर्टाइजिंग 8 है, एडवर्टाइजिंग वेबसाइट की 6 है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मुझे क्या नजर आ रहा है? यही नजर आएगा ना। और मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं, ये तो मेरा क्या है? एक्सपेंस है। ये भी एक्सपेंस है। क्या कहते हैं? 11 आ गया। और ये नाम भी लिखने साथ। इन तीनों को देखें जरा, हैं? नहीं नहीं, ये इन 3 को देखें पहले। इन 3 में देखें, कुछ कंफ्यूजन है? जाहिर है मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, मैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दूंगा तब वेबसाइट चलेगी ना। ये वो इंफॉर्मेशन है, ये वो कंटेंट है, कंटेंट डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन। बात समझे? 11 आ गया। नीचे एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ओके। एडवर्टाइजिंग अब हम श्योर नहीं है कि ये हमें फायदा देगी या नहीं देगी, इसलिए एक्सपेंस आउट है। हाँ जी, इधर क्या है? डिजाइनिंग अपीयरेंस, याद है अपीयरेंस? एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, याद है? लाजिम और मुलजिम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये I16 में आएगा। तो वेबसाइट पता लग गई कितने? 11 और 16, 19, 21। एक्विजिशन कितने की हुई? 21 की। 21 आ गया। क्लोजिंग साल के एंड पे है, साल के एंड पे है, तो दिन तो कोई गुजरा नहीं, तो कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होगी, तो ब्रॉड डाउन 0 और ये 21। हाँ जी, इसमें SIC 32 पूरा टेस्ट हुआ है। हाँ, इसमें ले सकते हैं अगर आपके पास पड़े हुए हैं। अगर नहीं पड़े हुए तो फिर ना खरीदें। हाँ, मैं नहीं रिकमेंड नहीं करता। अच्छा जी, तीसरा पढ़ना शुरू करें।
During 2018, licensing authorities intimated that broadcasting license of one of the ZL channels will not be further renewed. कब उसने कहा कि रिन्यू नहीं होगा? वो स्लॉट्स याद है? इसका मतलब उसने यहां पे बता दिया 2018 में वो रिन्यू नहीं होगा. ZL has obtained license for indefinite period. कब indefinite period हुआ शुरू? 12 से शुरू हुआ है. हम अपनी स्लॉट्स बनाते हैं. 12 से शुरू हुआ, ठीक है. और by paying 150 million subject to renewal fee at every 5 years. पहली स्लॉट क्या बनेगी? 12, 13, 14, 15, 16. पहली खत्म. 17, 18, 19, 20, 21 दूसरी खत्म. 22, 23, 24, 25, 26. हमने क्या कहा था? जब वो आपको ब्रेक लगवा दे. उसने कब ब्रेक लगवाई? यहां पे. अब यहां पे तो नहीं जा सकते. उसने आखिरी 5 साल में ब्रेक लगवा दी. ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज. कितनी लाइफ होगी? प्रैक्टिकली इनडेफिनेट टू फिनिट कर दिया. 18 में उसने ब्रेक लगवा दी. हर 5 साल. अच्छा, अब 150 का लिया था, इनडेफिनेट था. क्या अमोर्टाइजेशन हो रही होगी? ब्रॉड डाउन आएगा मेरा? यही कॉस्ट आएगी, यानी कि हर साल यही आ रही होगी. 12 में मैंने कब लिया? 12 में लिया. 13 की ब्रॉड डाउन 150, 14 की ब्रॉड डाउन 150, 2018 तक 150 आ रही होगी, क्योंकि इनडेफिनेट अमोर्टाइजेशन तो हुई नहीं. ओके. रिन्यूअल फी कितनी है? 0.3. हर दफा रिन्यूअल फी होती रही. ओके. अप टू लास्ट ईयर दिस लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू ZL कैश इनफ्लोज फॉर इंडेफिनेट पीरियड एट 31 दिसंबर 2018. रिकवरेबल अमाउंट, लो जी, रिकवरेबल अमाउंट भी दे दी. लो जी, इंपेयरमेंट भी टेस्ट होगा. तो इस सवाल में तेरे कितने कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गए? सारे हो गए. इन 2 सवालों में सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट करवा दें. ये इसलिए सोच समझ के सिलेक्ट किए गए. तो पहले हम इंपेयरमेंट पे जाए, उससे पहले हमें अमोर्टाइजेशन करनी पड़ेगी. अमोर्टाइजेशन कितनी बनती है भाई? 150 की. और 4 साल ने भाई, और भाई 4 साल ने 37.5. फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? कैरिंग अमाउंट कितनी बन गई आज? 112.5. रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? इंपेयरमेंट कितनी आ रही? 7.5. जब आपने 7.5 इंपेयरमेंट चार्ज कर दिया, आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? अलग कॉलम वो बना ले तो अच्छा है ज्यादा. ऐसे यहां पे कर लें. कितनी होगी कैरिंग अमाउंट? 150 में से 142. और ये ओपनिंग माइनस ओपनिंग 150 और क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग 142.5 माइनस 37.5 105. तीनों एसेट हो गए. इसके बाद आपने लिखना होता है हर एसेट के लिए क्या डेप्रिसिएशन मेथड क्या था, यूजफुल लाइफ क्या थी, रेट क्या था, अगर रिवैल्यूएशन हो तो किसने वैल्यू लगाई. याद है ये बातें? और अगर रिवैल्यूएशन हो रही है, रिवैल्यूएशन ना होती तो हिस्टोरिक कॉस्ट क्या होती.
यस, यानी कि जो आपने किया उसको एमोर्टाइज किया, तो क्या मेथड था? पहला पॉइंट, मेथड क्या था एमोर्टाइज करने का। दूसरा पॉइंट, लाइफ कितनी थी। तीसरा पॉइंट, अगर रीवैल्यूएशन थी तो फेयर वैल्यू किस कंपनी ने दी। चौथा पॉइंट, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो हिस्टोरिक कॉस्ट क्या होती। और कोई चीज थी इसमें? हाँ जी, इस सवाल में अगर देखें आप, SIC 32 डिटेल में आया, तीसरे में इनडेफिनेट डेफिनेट में कन्वर्ट हुआ है, पहले में डेवलपमेंट के बाद भी रिसर्च हो सकती है, एंड डेवलपमेंट में भी कुछ ऐसे एक्सपेंस हो सकते हैं जो कैपिटलाइज नहीं होंगे, एक्सपेंस आउट होंगे। और जब आप परचेज करते हैं तो उसके अंदर उसने जो भी ब्रेकअप दिया वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट है। पिछले सवाल में हमने देखा यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ और रिवॉल्यूशन, यहां पे हमने इंपेयरमेंट भी देखा। तो सारी चीजों को अगर मैं कम्युलेट करूं तो जो हमने पढ़ा, अच्छा इसमें सिर्फ जो हम नहीं कर सके वो क्या है, बस आखिरी खत्म होने वाला, डिस्कशन बेस्ड सवाल। डिस्कशन बेस्ड जैसे मैं बता देता हूं, जैसे SIC 32 है, उसने बोलना है कि बताओ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आपने सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। तो हमने जो 2 सवाल किए इसके अलावा सिर्फ ये है। अब मैं कह सकता हूं IAS 38 SIC 32 100% डन है, आप कोई भी जाके पास पेपर कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है जी, हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम।